हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन मिश्रा YNP इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं बायोडीजल बनाने में और कौन से इकोनॉमिकली वाइबल हैं और कैसे उन्हें हम बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी वीडियो में जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि बायोडीजल बनाने के लिए जो आप अगर रॉ मटेरियल ले रहे हैं और उसमें FFA की परसेंटेज ज़्यादा मात्रा में है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। प्री ट्रीटमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मेनली जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी वेजिटेबल ऑयल में उन्हें उसमें से निकाल दिया जाता है ताकि जो आपका ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो, आपकी यील्ड ज़्यादा आए और क्वालिटी मेंटेन हो। तो आइए आज शुरू करते हैं प्री ट्रीटमेंट। जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, बायोडीजल एज ए डेफिनेशन ये एक वेजिटेबल ऑयल बेस्ड फ्यूल है, नॉन पेट्रोलियम है और इसमें शॉर्ट चेन्स ऑफ एल्काइल ईस्टर्स होते हैं। ये बनता तो ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस से है और इसे या तो आप सीधे तौर पे अपने डीजल इंजन में डाल के चला सकते हैं या फिर इसे जो पेट्रो डीजल अवेलेबल होता है उसमें मिक्स करके आप इसे चला सकते हैं। ट्रांसएस्टिफिकेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं आपके वेजिटेबल ऑयल में वो अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपका कोई भी सॉल्ट हो सकता है, या तो NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है, माने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जनरली जितना भी आज की तारीख में बायोडीजल प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस से ही हो रहा है। अलग तरीकों से भी हो सकता है बट जनरली थ्रू आउट वर्ल्ड ट्रांसएस्टिफिकेशन ही यूज किया जा रहा है। आज के हम इस वीडियो में इन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आप अभी अपने वीडियो पे देख सकते हो। जैसे बायोडीजल का गवर्निंग स्टैंडर्ड कौन से हैं, इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या यूज हो सकते हैं, प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्या होती है, प्री ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स क्या हैं जो जनरली इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं और इन दोनों प्रोसेसेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों। गवर्निंग स्टैंडर्ड इसलिए पिक्चर में आता है क्योंकि कुछ एक मानक तय करने पड़ते हैं ताकि किसी भी वस्तु में मिलावट ना हो सके या कोई आपको धोखा ना दे सके। इन दोनों स्टैंडर्ड्स के अपने अपने एक पैरामीटर्स हैं। जो भी आप बायोडीजल बनाएंगे उन पैरामीटर्स पे उन्हें खरा उतरना है, तभी आप उसे अपनी गाड़ी में यूज कर सकते हैं या उसे बायोडीजल नाम से बेच सकते हैं। किसी भी बायोडीजल को बायोडीजल कहने में वो तभी बायोडीजल कहलाएगा जब वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करता है। तो रॉ मटेरियल्स पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, जो इकोनॉमिकली वाइबल ऑप्शंस हैं और जो नॉन वाइबल ऑप्शंस हैं जिन्हें आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो वाइबल ऑप्शंस हैं वो हमने यहाँ लिस्ट आउट किए हैं। सबसे पहले हम वाइबल ऑप्शंस देख लेते हैं। वाइबल ऑप्शन में आपका पाम स्टेरिन, पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट, पाम एसिड ऑयल या फिर यूज कुकिंग ऑयल जिसे हम वेस्ट कुकिंग ऑयल भी बोलते हैं, एनिमल फैट जिसे हम टेलो बोल सकते हैं, जनरली बीफ और गोट का टेलो बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाता है,
और एसिड ऑयल। एसिड ऑयल जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये रिफाइनरी का बाय प्रोडक्ट है, वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरी का। जब उसमें न्यूट्रलाइजेशन स्टेज में जब सोप को अलग कर लिया जाता है तो सोप को फिर से स्प्लिट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ H2SO4, और जो ऑयल मिलता है उसे एसिड ऑयल कहा जाता है। सो डिफरेंट रिफाइनरीज, जैसे सोया की कोई रिफाइनरी होगी तो वो आपको सोया एसिड ऑयल दे सकता है, कॉटन सीड की कोई या कॉटन ऑयल की कोई रिफाइनरी होगी वो आपको कॉटन सीड एसिड ऑयल दे सकता है, राइस ब्रांड की होगी तो वो राइस ब्रांड एसिड ऑयल दे सकता है। इसी तरीके से अलग अलग एसिड ऑयल आपको मिल सकते हैं। जो नॉन वायबल ऑप्शन है वो है वर्जिन ऑयल, जिसे हम सीधे कोयलों में डाल के निकाल लेते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया या कोकोनट हो गया, उस टाइप के ऑयल्स। और जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, जैसे सोया रिफाइंड ऑयल हो गया या राइस ब्रांड रिफाइंड ऑयल हो गया, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल हो गया, इनको हम नहीं यूज़ कर सकते। ऑल्दो ये बायोडीजल में तो कन्वर्ट हो जाएंगे आसानी से, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, बट इन्हें इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इसके दो रीज़न है। एक तो इनकी कॉस्ट, जो आपका फैक्टर है जिसकी वजह से इसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और दूसरा जो फैक्टर है इसका वो है फूड और फ्यूल की लड़ाई। दूसरा एक ऑप्शन है एल्गी। एल्गी एक बहुत प्रॉमिसिंग ऑप्शन है ज़रूर, बट अभी तक इसे कोई भी कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन में नहीं ला पाया है, और अगर कोई लाया भी है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई है। अदरवाइज एल्गी में जनरली ऑयल कंटेंट कम से कम 45 से 50% के आसपास होता है, जिसे आप सीधे तौर पे बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक्सट्रैक्शन करने के बाद, पर इसका कमर्शियल प्रोडक्शन का एक प्रॉब्लम है। सो प्री ट्रीटमेंट के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो, जैसे प्री ट्रीटमेंट दो तरीके के होते हैं, तो वो क्लाइंट की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो किस रूट के थ्रू जाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसका रॉ मटेरियल फ्रीज अप होते हैं। जो ट्रांसएस्टिफिकेशन है वो तो सभी को पता है, जैसे मिथेनॉल उसमें यूज होगा, और कोई भी सॉल्ट जो KOH या NaOH, इन दोनों में से कोई भी सॉल्ट एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाएगा बायोडीजल बनाने के लिए। प्री ट्रीटमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? प्री ट्रीटमेंट डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो वो ये है कि किसी भी रॉ मटेरियल को, जो भी आपका तेल है या चर्बी है, उसमें से ऐसे तत्वों को बाहर निकाल देना या उसे इस तरीके से कन्वर्ट कर देना ताकि जो आगे की ट्रांसएस्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो तत्व उसको हिंडर ना करे। जैसे अगर FFA प्रोड्यूस आपके रॉ मटेरियल में है और आपने उसे सीधे ट्रांसएस्टिफिकेशन में डाल दिया तो उसके दो नुकसान होंगे। एक तो आपका ज़्यादा कैटलिस्ट कंज्यूम होगा, और दूसरा उस बायोडीजल कन्वर्जन में सोप फॉर्म होगा। सोप को निकालना भी बड़ा मुश्किल है, अलग करना, और सोप को आपका कैटलिस्ट खाएगा ही खाएगा सोप बनने में। सो ये दो तरीके के नुकसान होंगे, और ऊपर से बायोडीजल की क्वालिटी मेकअप नहीं हो पाएगी जो ऊपर के स्टैंडर्ड्स हमने अभी आपको बताए। तो इस टाइप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बायोडीजल बनाने में हिंडर करते हैं? एक तो है फ्री फैटी एसिड, दूसरा है अनसैप मैटर, ये 2 से 3% के आसपास अलाउ किया जाता है कि इतना हो तो चल जाएगा। तीसरा है गम कंटेंट, जिसे हम डीगमिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं तेल में से। और कलर जनरली ऑयल में या तो उसकी चारिंग की वजह से आता है, और या फिर पार्ट्स ऑफ क्लोरोफिल और बाकी चीज़ों की मिलावट की वजह से आता है। इनको अलग करने का एक ही तरीका है जिसे हम जनरली रिफाइनरी में यूज़ करते हैं, वो है ब्लीचिंग। और अगर कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है तो ब्लीचिंग के अलावा उसे फाइनली डिस्टिलेशन में भी कलर इम्प्रूवमेंट दिया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम वर्जिन ऑयल की तरफ आते हैं तो उसमें इस तरीके का कोई कंपोनेंट होता ही नहीं है। वर्जिन ऑयल या रिफाइंड ऑयल जिसे बोलेंगे,
रिफाइंड ऑयल में एफएफए पहले ही रिमूव कर दिया जाता है, तो एफएफए कंटेंट जो है वो 0.5 एफएफए के आसपास रहता है या उससे कम ही रहता है। गम्स उसमें पहले ही निकाल दिए जाते हैं डीगमिंग के जरिए। कलर उसका पहले ही इम्प्रूव कर दिया जाता है क्योंकि ब्लीचिंग एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। सो अगर आपके पास कोई इस तरीके का ऑयल है जिसके ये पैरामीटर्स विद इन लिमिट है, तो आप उसे स्ट्रेटवे ट्रांसिस्टिफिकेशन में डाल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पाम स्टेरिन है, उसमें एफएफए कंटेंट अगर आपका ऑलरेडी 0.5% का है, फ्रेश पाम स्टेरिन में जनरली उतना ही होगा, तो आप उसे सीधे हीट करेंगे और स्ट्रेटवे ट्रांसिस्टिफिकेशन में डाल के उसे बायोडीजल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसमें आपको प्री ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गर्म करना है और फिल्टर करना है। पर जितने भी खराब किस्म के ऑयल हैं, जैसे एसिड ऑयल हो गया या पीएफएडी हो गया या यूसीओ हो गया, डब्ल्यूसीओ हो गया, इसमें प्री ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अब प्री ट्रीटमेंट करने से एडवांटेजेस क्या मिलेंगे? चलिए, किसी ने डिसाइड किया कि मेरे में सिर्फ 5% एफएफए कंटेंट है, तो मैं सीधे ट्रांसिस्टिफिकेशन कर देता हूँ, तो नो डाउट उसका बायोडीजल बन जाएगा, पर उसकी ईल्ड कम आएगी। फाइनल प्रोडक्ट जो उसे बायोडीजल मिलना चाहिए था वो क्वांटिटी कम रहेगी, क्योंकि जो सोप बनेगा उसके साथ ऑयल लॉसेस भी जाएंगे। तो अगर 5% का एफएफए है तो अप्रॉक्सीमेट आप पकड़ के चलिए कम से कम 8 से 9% टोटल मटेरियल उसका रिमूव हो गया, जिसे वो बायोडीजल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। दूसरा, उसको स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मीट आउट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि सोप को सेपरेट करना बैच प्लांट में काफ़ी दिक्कत की बात है। उसके जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है कि सोप की लिमिट इतनी होनी चाहिए या ग्लिसरीन की लिमिट इतनी होनी चाहिए, वो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो मीट आउट करने में उसे डिफिकल्टी आएगी। प्री ट्रीटमेंट अगर आपने कर रखा है अपने वेजिटेबल ऑयल का, तो बाय प्रोडक्ट्स उसके कम बनेंगे। और चौथा, क्वालिटी पैरामीटर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे अचीव हो जाएंगे। अब प्री ट्रीटमेंट के कई तरीके हैं, जिन तरीकों से हम प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी इंडस्ट्री में 2 तरीके हैं ऐसे जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जिसमें से पहला है एसिड एस्टरिफिकेशन। अब एसिड एस्टरिफिकेशन होता क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से फ्री फैटी एसिड्स को अल्कोहल से रिएक्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज एसिड एस्टरिफिकेशन। कैटलिस्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जनरली। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका H2SO4 सबसे प्रॉमिसिंग एसिड है, सो हम लोग उसे ही यूज करेंगे। तो एसिड एस्टरिफिकेशन में आपके रिएक्टेंट्स बन गए हाई कंटेंट ऑयल, जिसमें हाई एफएफए कंटेंट ऑयल, जिसमें फ्री फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जनरली 5 से 75% तक है। मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल दूसरा रिएक्टेंट हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड जो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। इससे जो प्रोडक्ट्स बाहर निकल के आएंगे वो, और जो हमारे काम के हैं, वो हैं ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड्स। रिएक्शन का पैरामीटर बहुत हार्श नहीं है। टेम्परेचर आपको 60 डिग्री मेंटेन करना है रिएक्टर में, प्रेशर एटमॉस्फेरिक रहेगा, और एजिटेशन जो रहेगा या मिक्सिंग जो रहेगी वो माइल्ड मिक्सिंग रहेगी। रिएक्शन का जो गवर्निंग पैरामीटर होता है वो परसेंटेज रिडक्शन इन फ्री फैटी एसिड है, और दूसरा टाइम टेकन। जो फाइनल पैरामीटर होता है जिससे हम ये गेस कर देते हैं कि हाँ हमारा एसिड एस्टरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, उसे हम तब मानते हैं जब एसिड की जो फ्री फैटी एसिड्स की जो वैल्यू है वो 1% या उससे कम आ जाए। इसका प्रोसीजर क्या है एसिड एस्टरिफिकेशन करने का?
एसिड एस्टरिफिकेशन करने का प्रोसीजर है, आप पहले मिथनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड को एक वेसल में मिक्स कर लेंगे। रिएक्टर में आप अपना और जो ऑयल है उसे फिल्टर से पास करेंगे ताकि उसमें जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाएं, और उस फिल्टर्ड ऑयल को आप रिएक्टर में फिल अप कर लेंगे। अब आप रिएक्टर को हीट करना स्टार्ट करेंगे और जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तब आप मिथनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सर जो आपने पहले बनाया था वो उसमें डालेंगे। एक बार जब ये मिक्स हो जाएगा तो आप अपना एजिटेशन शुरू कर दीजिए। रिएक्टर का टेम्परेचर आपको 60 डिग्री मेंटेन करके रखना है। एजिटेशन और टेम्परेचर दोनों 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली इन प्रोसेस रहेंगे। 1 घंटे के बाद आप सैंपल टेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि एफएफए की क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है। उसके बाद आपको सेकेंड टाइम इसे सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है विद परसेंटेज एफएफए कैलकुलेशंस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। ऐसा आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपका 1% की लिमिट जो है, 1% या उससे कम की लिमिट में एफएफए ना आ जाए। द मोमेंट आपका परसेंटेज एफएफए इस लिमिट में आ गया तो आप उसे ट्रांसिस्टिफिकेशन के लिए, जो ऑयल है उसे ट्रांसिस्टिफिकेशन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये एक एसिड एस्टरिफिकेशन प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। मैं आपको इसे मिनिमम तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यह आपका फीड स्टॉक टैंक है जिसमें आप अपना हाई एफएफए कंटेंट का ऑयल फिलअप करके रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं। जनरली इसके साथ एक हीटिंग अरेंजमेंट आपको देना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेलो या पाम स्टेरिन या इस टाइप के प्रोडक्ट्स में भी डील कर रहे हैं तो वो जम जाता है, उसे पिघलाना पड़ता है। सो ये आपका स्टोरेज टैंक हो गया। यहाँ से ऑयल पंप करके जब हीट कर दिया, जब हमारा विस्कोसिटी फ्लोएबिलिटी में आ गई है, फ्लो जोन में, तो उसे हमने पंप किया फिल्टर के थ्रू। यहाँ पर आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स ट्रैप हो गए और ऑयल आपका सीधा चला गया रिएक्टर के अंदर। सो फिल्टर के थ्रू आपका रिएक्टर में ऑयल फिल कर लिया आपने। यह आपका मिथेनॉल स्टोरेज टैंक है। इसी में आप अपना H2SO4 मिक्स करके एज अ डे टैंक इसे यूज कर सकते हैं। द मोमेंट आपका रिएक्टर का टेम्परेचर 60 डिग्री पहुंच जाता है तो आप मिथेनॉल और H2SO4 का जो मिक्सर है उसे पंप करके आपने इसे इसमें रिएक्टर में डाल दिया। रिएक्टर आपका 1 घंटे तक रन होगा। ये तीनों मिक्सचर्स आपके 60 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे तक एजिटेट होंगे माइल्ड एजिटेशन के साथ। एक बार जब आपका 1 घंटे का रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आप सैंपल निकालिए, अपना एफएफए कंटेंट चेक करिए कि इनिशियल और फाइनल कितना हो गया है 1 घंटे में, और अगर वो 1% से ज़्यादा है तो आपको इसी प्रोसीजर को फिर से करना पड़ेगा। मीनवाइल जब आप अपना फैटी एसिड कंटेंट चेक कर रहे हैं तो इसे कुछ टाइम के लिए प्रोडक्ट फीड को हम ट्रांसफर कर देते हैं सेटलिंग टैंक में। इस सेटलिंग टैंक में होता यह है कि ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू 2 लेयर सेपरेट आउट हो जाती हैं, जिसमें हम पहले बॉटम का जो लेयर होता है उसे सेपरेट आउट कर लेते हैं और वापस से ये रिएक्टर में फीड इन कर दिया जाता है अगर हमारा एफएफए 1% नहीं पहुंचा है तो। द मोमेंट ये हमने वापस से रिफिल कर दिया, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि अब हमें ज़रूरत है X क्वांटिटी एसिड की एंड Y क्वांटिटी मिथेनॉल की, डिपेंडिंग अपॉन द एफएफए परसेंटेज। उसे फिर हम मिक्स करके इसमें ऐड अप कर देंगे और फिर 1 घंटे का रिएक्शन करवाएंगे।
और सेम साइकिल आपकी फॉलो होगी उसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। जब आपका 1% तक आ जाता है सेकेंड रिएक्शंस के बाद, जनरली सेकेंड रिएक्शन के बाद आपका पहुंच जाएगा 1% तक, तो सेकेंड सेटलिंग टैंक से हम उसका जो बॉटम लेयर है उसे निकाल देंगे, जो ग्रेविटी सेपरेशन हुआ है, और जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा ट्रांसएस्टिफिकेशन स्टेज पे। इस दौरान जो हमने सेपरेट आउट किया है वो जनरली होता है वेस्ट वाटर और मिथेनॉल का मिक्सर। मिथेनॉल को जनरली बायोडीजल इंडस्ट्री में जितना हो सके उतना रिकवर किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमम रखी जा सके और मिथेनॉल को जितना हो सके रीयूज किया जा सके। इसीलिए एसिडिफिकेशन यूनिट के साथ आपका मिथेनॉल रिकवरी यूनिट लगना एक ज़रूरी चीज़ है। सो एक मिथेनॉल रिकवरी यूनिट जिसमें आप इस मिक्सर को एक टावर में पास करेंगे। मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो जल्दी बॉयल ऑफ हो जाएगा, उसे ऊपर से कंडेंस कर लिया जाता है और मिथेनॉल स्टोरेज भेज दिया जाता है। और बाकी के जितने भी रिकवरी स्टर्स और वाटर मिक्सर है वो सारा का सारा ड्रेन आउट कर लिया जाता है। तो ये मोटा मोटी एसिडिफिकेशन का प्रोसेस है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। इसकी की पॉइंट्स ये हैं, जैसे गवर्निंग एजेंसी है नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी NERL, उसने एक रिसर्च के बाद ये पता किया कि अगर आपका रॉ मटेरियल 15 से 35% के बीच का है FFA कंटेंट में, तो एक रूल ऑफ थंब ये कहता है कि 2.25 ग्राम्स ऑफ मिथेनॉल एंड 0.05 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर एवरी ग्राम ऑफ FFA प्रेजेंट इन ऑयल। ये उन लोगों ने थंब रूल दे दिया कि आप इस तरीके से आप अपने अगर रॉ मटेरियल को प्री ट्रीट करते हैं तो आपका एस्टिफिकेशन, एसिडिफिकेशन जल्दी कंप्लीट होगा। FFA की रेंज, ये जो थंब रूल है ये जनरली 15 से 35% के बीच में बेस्ट वर्कआउट करता है। इससे ऊपर अगर आपकी FFA रेंज है, जैसे एसिड ऑयल में होती है 50% से 70% के आसपास, उसमें आपको एम्पेरिकली उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको कितना मिथेनॉल लेना चाहिए और कितना सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना चाहिए ताकि आपका रिएक्शन जो है वो बेटर रिजल्ट दे सके। सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट का काम करता है, इसीलिए यह देखा गया है कि मिथेनॉल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा क्रूशियल है एसिडिफिकेशन को कैरी आउट करने के लिए। रिएक्शन के दौरान आपको 55 से 60 के बीच में अपना टेम्परेचर मेंटेन करना ही पड़ेगा। जो फ्री फैटी एसिड्स का कन्वर्जन है वो इस फॉर्मूले से होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप में आपने एक्स वैल्यू पे अपना फ्री फैटी एसिड कंटेंट था रॉ ऑयल का, और वो 1 घंटे के बाद वाई वैल्यू पे पहुंच गया, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 100%। इस तरीके से आपका फ्री FFA कन्वर्जन पता चलता है या कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्शन आपको तब तक रिपीट करना पड़ेगा जब तक आपका फ्री फैटी एसिड्स का कंटेंट जो है वो 1% से कम ना हो जाए, 1% या उससे कम। एजिटेशन इसमें कंटिन्यूस चाहिए होता है, माइल्ड एजिटेशन। मिथेनॉल रिकवरी सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेट मिथेनॉल जनरेट होता है, उसे जितना ज़्यादा प्यूरिफाई करके आप रखेंगे उतना ज़्यादा वो बेटर रिजल्ट देगा आपके उसको जब आप रीयूज़ कर रहे हैं तब। ये एक एसिडिफिकेशन का एग्जांपल है जिसमें हमने 100 ग्राम का ऑयल लिया जिसका FFA कंटेंट 16% था। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला बना वो ये बना 2.25% ऑफ 16 ग्राम्स
FFA जो कि 36 ग्राम्स आता है, एंड 0.05 ग्राम्स 0.05 इंटू 16 ग्राम्स ऑफ FFA जो कि 0.8 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आता है। इन दोनों को मिक्स किया, ऑयल को हमने एजिटेट किया और हीट किया। 60 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही अचीव हुआ तो ये जो मिक्सर है हमने उसमें मिक्स किया। 1 घंटे का एजिटेशन और हीटिंग के बाद उसे हमने सेपरेट होने के लिए छोड़ दिया। जब हमने उसे दोबारा से देखा उसका FFA कंटेंट 1 घंटे बाद, तो वो 4% पे आके रुक गया था। तो हमें सेकेंड टाइम इस पूरी साइकिल को रिपीट करना पड़ा, बट अब हमारा FFA 4% है ऑयल में, तो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो 4% के हिसाब से हो गई। जैसे मिथेनॉल हम लोगों का 2.25 इंटू 4 ग्राम्स इज इक्वल टू 9 ग्राम्स मिथेनॉल लगा, और 0.05 इंटू 4 ग्राम्स इज इक्वल टू 0.2 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लगा। इन दोनों को मिक्स करके हमने फिर से उसी हीटेड ऑयल में ऐड किया और उसे एजिटेट किया 1 घंटे तक, और उसे सेटल डाउन करने सेटलमेंट में डाल दिया। जैसे ही उसका FFA कंटेंट 1% या उससे बिलो आ गया तो हमने रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, उसे वहीं पर स्टॉप कर दिया, और आफ्टर सेपरेशन जो फाइनल प्रोडक्ट था, जो एस्टिफाइड ऑयल है, उसे हम ट्रांसएस्टिफिकेशन में ले गए। एसिड एस्टिफिकेशन के अपने ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे एडवांटेजेस अगर हम पहले पकड़ें तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इजी टू ऑपरेट है। इसका कैपिटल कॉस्ट कम लगता है क्योंकि इसमें इस तरीके की यूटिलिटीज़ नहीं यूज़ होती हैं जो हाई कैपिटल कॉस्ट डिमांड करें, जैसे बहुत बड़ा बॉयलर लगाना हो या थर्मल फ्लूइड हीटर लगाना हो, इस टाइप की चीज़ें नहीं है। इसका ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा आता है क्योंकि मिथेनॉल जो आपका जनरेट हो रहा है वो वेट मिथेनॉल जनरेट हो रहा है, जिसमें ट्रेसेस ऑफ H2SO4 भी रहेंगे, ट्रेसेस ऑफ ईस्टर भी रहेंगे। उसे प्यूरिफाई करने के लिए आपको जो मिथेनॉल रिकवरी यूनिट लगाना पड़ेगा वो काफ़ी यूटिलिटी डिमांडिंग होता है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है करोजन। सिंस हम लोग इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं विच इज हाईली करोजिव इन नेचर, उसकी वजह से इसमें कोई भी इस टाइप का कंटेनर या वेसल वर्कआउट नहीं कर पाता जो मेटेलिक हो, और अगर कोई करता भी है जैसे निकलॉय है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हम लोगों ने कुछ इस तरीके के मटेरियल्स को ज़ीरो डाउन किया है जो अच्छा रिजल्ट देते हैं, और हाँ उनकी लाइफ भी सेटिस्फैक्ट्री रहती है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है, वो मैंने आपको पहले ही अभी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वेट मिथेनॉल ज़्यादा होता है इसमें। इसकी वजह से आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। वेट मिथेनॉल को हैंडल करना या उसे प्रोसेस करना रियली इट्स अ चैलेंज। पूरी की पूरी एक डिस्टिलेशन यूनिट ही लगेगी मिथेनॉल को अगर 100% रिकवर करना है तो। और एसिड एस्टिफिकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस आर देयर दैट आपका तेल जो है, जो आप जिसे आपने स्टार्ट किया था, उसका डिसकलरेशन हो जाए, मतलब वो डार्क कलर का हो जाए। सो ये इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एसिड एस्टिफिकेशन के। इसके अलावा एसिड एस्टिफिकेशन के अलावा जो दूसरा तरीका है प्री ट्रीटमेंट करने का वो है ग्लिसरॉलिसिस। ग्लिसरॉलिसिस को सिंपल टर्म में एस्टिफिकेशन भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि ग्लिसरॉलिसिस किस तरीके से हमें प्री ट्रीटमेंट करके देता है। डेफिनेशन के हिसाब से glycerolysis is defined as reaction between 1 mole of glycerol containing 3 OH ions
with 3 moles of free fatty acids, each containing COOH group, from where H plus ion will be released to produce 1 mole of triglyceride and 3 moles of water. इस प्रोसेस में फ्री फैटी एसिड्स जितने भी हैं उन्हें हीट किया जाता है थर्मिक फ्लूइड के ज़रिए, क्योंकि इसमें हमें टेम्परेचर चाहिए होता है कम से कम 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसमें ग्लिसरॉल को ऐड किया जाता है और इसे हाई मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। एसिडिफिकेशन के केस में माइल्ड एजिटेशन रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इस केस में आपको हाई एजिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें से एक प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो पानी होता है, जिसे हमें कंटिन्यूसली वेसल में से रिमूव करना पड़ता है वैक्यूम के थ्रू, अदरवाइज वो रिएक्शन को कंप्लीट होने ही नहीं देगा। सो वाटर हैज़ टू बी रिमूव्ड। रिएक्शन का जो कंप्लीशन पैरामीटर है वो वही 1% या 1% से नीचे का आपका FFA वैल्यू आ जाए। जनरली ग्लिसरॉलिसिस में 0.5% FFA तक अचीव हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। बायोडीजल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा नया है, बट वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कई टाइम से चला आ रहा है। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरी में उसे एस्ट्रिफाइड ऑयल कहते हैं। ग्लिसरॉलिसिस करने से पहले फिजिकली रिफाइन किया जाता है ऑयल को, जो रॉ ऑयल है। फिजिकल रिफाइनर में FFA को ही बाहर निकाल लिया जाता है मेन ऑयल से। ये इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत है कि आपका जो मेन रॉ मटेरियल है जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा है वो अलग हो जाएगा और फ्री फैटी एसिड्स अलग हो जाएंगे। ये किया जाता है ओपन स्टीम के थ्रू, जिसे स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं, और टेक्निकल टर्म्स में इसे फिजिकल रिफाइनर कहा जाता है। ये पूरा सिस्टम बहुत हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है और इसमें वैक्यूम की रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई होती है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्लिसरॉलिसिस के रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपने जो फ्री फैटी एसिड रिमूव किया फिजिकल रिफाइनर से, और ग्लिसरीन जो आपका बाय प्रोडक्ट है ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन का, उसको आप इसमें यूज कर लेते हैं। इसका प्रोसेस पैरामीटर्स जो हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम तक जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर आपका 200 से 270 280 की रेंज तक पहुंच सकता है। हाई वैक्यूम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 1.5 टॉर तक की रेंज में आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं और वाटर है। वाटर आप स्ट्रेट वे रिमूव कर लेंगे वैक्यूम के थ्रू और उसे प्रोसेस वाटर की तरह फिर यूज़ किया जा सकता है हीटिंग या कूलिंग पर्पसेस के लिए या इवन वॉशिंग पर्पसेस के लिए। ये एक कंप्लीट फिजिकल रिफाइनिंग और ग्लिसरॉलिसिस का सिस्टम है। इसमें जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रोसेस वेसल है जिसे फिजिकल रिफाइनर कहेंगे। आपने इसमें ऑयल डाला, इसे हमने थर्मिक फ्लूइड के थ्रू हीट किया और ओपन स्टीम दे रखी है बॉटम से जो मूव करेगी ऊपर की तरफ। ये सारा सिस्टम आपका कनेक्टेड होता है वैक्यूम सिस्टम से। जो ओपन स्टीम है वो ऑयल में एजिटेशन प्रोड्यूस करेगी और अपने साथ जब वो मूव कर रही है तो अपने साथ फैटी एसिड को कैरी करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएगी, जिसे हम फैटी एसिड को कंडेंस कर लेते हैं पानी के थ्रू कूल करके और उसे फैटी रिसीवर में रिसीव कर लिया जाता है। जो बाकी बचा हुआ आपका ऑयल है वो आपका ऑयल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जब आपका फैटी एसिड कंटेंट एक लेवल तक आ गया कि आप ऑयल में 0.5% के आसपास फ्री फैटी एसिड्स बचे हैं, तो फिर जो बचा हुआ ऑयल है प्योर फॉर्म में उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कूलिंग वेसल में और जो आपका फ्री फैटी एसिड है उसे फैटी एसिड रिसीवर में हमने कलेक्ट कर लिया।
अब ये जो फैटी एसिड यहाँ पर रिसीव हुआ है, इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं ईस्टिफिकेशन वेसल में। वहाँ पर इसमें ग्लिसरीन ऐड की जाती है और हाई एजिटेशन, हाई टेम्परेचर, हाई वैक्यूम में यहाँ पर इसको ईस्टिफाई किया जाता है। जो आपका वाटर है वो कंटिन्यूसली वैक्यूम सिस्टम के थ्रू निकलता चला जाएगा। आपका मेन ऑयल जो है वो यहाँ से आपने ट्रांसएसिडिफिकेशन में भेज दिया। यहाँ पर जब आपका FFA कंटेंट 1% से नीचे आ जाता है तो फिर इस ऑयल को भी इसी ऑयल में मिक्स करके ट्रांसएसिडिफिकेशन स्टेज में भेज दिया जाता है। तो ये एक जनरल फिजिकल रिफाइनिंग का और ग्लिसरोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिसे यूज किया जाता है प्री ट्रीटमेंट करने के लिए FFA कंपोनेंट को, फ्री फैटी एसिड कंपोनेंट को। ग्लिसरोलिसिस के अपने ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जैसा कि एसिडिफिकेशन में वेट मिथेनॉल के जनरेशन होता है, इसके केस में सिंस हम लोग मेथनॉल यूज ही नहीं कर रहे हैं, सो वेट मिथेनॉल जनरेट होने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें H2SO4 भी नहीं यूज होता है, इसलिए करोजन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डीकलरेशन का प्रॉब्लम तब आता है जब आपके प्रोसेस पैरामीटर्स अगर सही से सेट नहीं हुए हों, तो अगर उन्हें सही से सेट कर दिया जाए तो आपका डीकलरेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। इस केस में जो ऑयल का FFA परसेंटेज है वो यहाँ तक गारंटी कर दिया जाता है कि 0.5% तक का आपका FFA मेन ऑयल में रहेगा, बाकी सारा का सारा रिमूव कर लिया जाएगा और उसे ट्रांसएसिडिफाई करके वापस से ऑयल में मिक्स कर दिया जाएगा, ताकि आपको बायोडीजल की ईल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मिले। इसमें मिथेनॉल रिकवरी की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो यूनिट भी नहीं लगता है। इसमें से एक रिएक्टेंट जो बायोडीजल प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है या साइड प्रोडक्ट है, ग्लिसरीन, वो इस प्रोसेस में स्ट्रेट वे यूज हो जाता है। इसलिए आपको अगर आप बायोडीजल बना रहे हैं तो आपको सिर्फ बायोडीजल की मार्केट देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ग्लिसरीन जो है वो इन हाउस ही कंज्यूम हो जाता है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो उस तरीके से रिकवर होती है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सिंस इसमें जो टेम्परेचर, वैक्यूम और इन सब की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो सारी चीज़ें मिला के इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ जाता है बायोडीजल इंडस्ट्री के हिसाब से। और लेकिन इसका ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि जैसे आपका ग्लिसरीन है वो एक मेन रिएक्टेंट है, वो स्ट्रेट वे इसमें यूज़ हो जाएगा। और जितना भी हीटिंग की रिकवरी यूनिट्स हैं वो सारी की सारी, जैसे आपने इनपुट ऑयल को हीट करना है तो जो आपका आउटपुट ऑयल है उससे आपने उसको इनपुट ऑयल को भी हीट कर लिया। सो हीट रिकवरीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी इन प्लेस हैं। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी कम आती है ओवर अ पीरियड ऑफ साइकिल। आपको फील होगा कि हाँ, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू एसिडिफिकेशन। यूटिलिटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ग्लिसरोलिसिस जो प्लांट है वो जनरली 50 TPD के आसपास के जो प्लांट्स हैं या उससे ऊपर के जो प्लांट्स हैं उसमें ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि उसमें उस टाइप की यूटिलिटीज़ ऑलरेडी प्लांट में फिर अवेलेबल होने लगती हैं। जैसे किसी ने डिस्टिलेशन यूनिट लगाई तो उसे थर्मल फ्लूइड हीटर लगाना ही है टेम्परेचर अचीव करने के लिए, और बॉयलर उसका लगेगा ही लगेगा। सो उस तरीके से ये भी यूटिलिटीज़ का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको हाइड कर देता है एट लार्जर कैपेसिटी प्लांट्स। स्मॉल कैपेसिटी में इट इज़ नॉट दैट मच वायबल ग्लिसरोलिसिस रूट। सो आज हमने जाना प्री ट्रीटमेंट के दो तरीके, जिसमें एक एसिडिफिकेशन है और दूसरा ट्रांसएसिडिफिकेशन ग्लिसरोलिसिस रूट है। YNP इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस ऑफर करती है, डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट चॉइस एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। हमारा जो बायोडीजल प्रोडक्शन प्लांट है वो 100 लीटर पर डे से शुरू होता है और 500 टन पर डे तक जा सकता है। 100 लीटर से 20 टन
पर डे का जो प्लांट है वो बैच टाइप में आएगा। 30 टन एंड ऑनवर्ड्स जितने भी हैं वो कंटिन्यूस में आएंगे। मार्केट में जितने भी तरीके के ऑयल अवेलेबल हैं जिन्हें बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है, मीटिंग आउट द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, वो इन प्लांट्स में कवर अप किया जा सकता है। वाइनपी इंजीनियर्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ योर बायोडीजल प्लांट भी ऑफर करती है, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी किया जा सकता है बायोडीजल का, या उसके आगे अगर आप मिथाइल ईस्टर का कुछ फर्दर प्रोडक्ट एडिशन करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जो प्री ट्रीटमेंट है उसके जितने भी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें हम ऑफ़र करते हैं। जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कैसे डील करना है उसे भी हम ऑफ़र करते हैं। रॉ मटेरियल की जो सोर्सिंग है उसमें भी हमारा सपोर्ट रहता है अपने क्लाइंट को कि वो कहाँ से अपना रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है, या पोटेंशियल सप्लायर्स कौन कौन हो सकते हैं उसके लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट डिज़ाइन कंसल्टेंसी, ये दोनों हमारे प्रोजेक्ट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जो हम ऑफ़र करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जिन्हें हमसे सप्लाई नहीं लेनी है वो हमसे प्लान डिज़ाइन करवा सकते हैं या अपना डिज़ाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। हमारा जो प्लांट का आउटपुट है बायोडीजल आउटपुट, वो सारे के सारे इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करता है। बायोडीजल प्रोडक्शन का अगर किसी को लाइव डेमो अपने सामने देखना है तो वो अरेंज किया जा सकता है हमारे प्रीमाइसेस में। यू आर ऑलवेज वेलकम टू विटनेस दैट। अब जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा ट्रांसिस्टिफिकेशन पे, और उस वीडियो में हम और भी एस्पेक्ट्स करेंगे, कोशिश की कवर अप हो जाए, जैसे लाइसेंसिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लैंड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कितने कैपेसिटी प्लांट के लिए कितना बड़ा लैंड लगेगा, डिस्टिलेशन कब लगाना चाहिए और कब ज़रूरत पड़ती है, और डिस्टिलेशन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।